आप में से जो लोग CSC सेंटर खोलना चाहते हो उन सबको ये बात पता होगी कि CSC सेंटर खोलने के लिए आपको सबसे पहले TEC का एग्ज़ाम पास करना होता है और वो एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपको TEC का सर्टिफिकेट मिलता है और TEC का सर्टिफिकेट के बाद ही आपको CSC सेंटर अप्लाई करने का मौका मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको TEC के फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनकी तैयारी के लिए कि आप TEC का फाइनल एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाओ, इसके लिए आपको मैं सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। और अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लेते हो, अच्छी तरह पढ़ लेते हो, तो मेरी गारंटी है आप TEC का फाइनल एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाओगे और TEC का सर्टिफिकेट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हिंदी में है और अगर आप इन सब की PDF चाहते हो तो PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अच्छा अवसर है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बिजनेस करता है, स्टार्ट करता है, तो वो धन मतलब कि पैसा कमाने का ही एक अच्छा अवसर होता है। इनमें से कौन उद्यमिता का एक उदाहरण है? तो एक पुराने विचार, मौजूदा व्यापार मॉड्यूल और काम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। बेशक एक काम पहले से चल रहा हो और आपने वही काम दोबारा शुरू किया है तो वो भी एक उद्यमशीलता कहलाता है। ठीक है, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FEW मतलब कि इन जो काम दिए गए हैं इन सब में शामिल होता है, प्रबंधन में, आयोजन में, नवाचार में, जोखिम ग्रहण करना आदि में, तो सब में शामिल होता है। बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? तो ये भी एक शहर में नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना, ये भी एक उद्यमशीलता कहलाता है। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है जैसे कि प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पहले भी आया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया था और ये क्वेश्चन दोबारा आया है। तो इसीलिए मैं आपको शुरू में बोला था कि अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझ लोगे तो बेशक आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा के कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो भी आप उसको हल कर लोगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो और आप कम जोखिम लेते हो, मतलब आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो क्या आप एक उद्यमी कहलाओगे? बिल्कुल नहीं कहलाओगे ना, तो इसका आंसर गलत है। ठीक है, एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है, पर ये पक्का नहीं है, पर हो भी सकता है, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको सही बोला गया यहाँ पर। नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। तो ये बात गलत है। देखो, यहाँ बोला था ऊपर कि एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है, यानी कि वो सफल होगा, तो बिल्कुल हो सकता है। पर और नीचे बोला गया है कि अगर कोई नया काम स्टार्ट करोगे तो आप सफल 100% हो जाओगे, मतलब पूरी गारंटी है। तो ये नहीं हो सकता। ठीक, हो सकता है पर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई गारंटी है पूरी। ठीक है, तो समझना होगा आपको इन सब क्वेश्चनों को। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। अगर ये होता कि 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर असफल होते हैं, तब भी ये गलत होता, क्योंकि ये पक्का नहीं है कि 92% ही होंगे। हो सकता है कि 100% ही फेल हो जाएं और ये भी हो सकता है कि 100% पास हो जाएं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लो कि यहाँ पर कुछ भी ना तो सही होगा ना भी कुछ भी गलत होगा। क्या उद्यमिता में डैश शामिल है? जिम्मेदारियों का प्रबंधन।
कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, व्यवसाय निर्माण करने में प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है। और एक उद्यमी वह होता है जो इन सभी में शामिल होता है। देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन आ गया कि एक उद्यमी कौन होता है। पहले भी आया था कि जो जोखिम लेता है, सब कुछ करता है, प्रबंध करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। और दूसरी बार भी यही आया था और तीसरी बार भी सेम यही आया है, पर घुमा के पूछा गया है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया है, तो क्वेश्चन वही होते हैं, थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं वो। व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है, जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। देखिए सोचना और करना, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। सोचने में आप तुरंत सोच सकते हो, पर उसी चीज़ को आप जब फिजिकली करोगे तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा सोचने के मुकाबले, ठीक है। तो इसीलिए व्यवसाय का निर्माण करने में ज़्यादा समय लगता है सोचने के मुकाबले। उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो ये बात गलत है। कई लोग इसे बोलेंगे सही है, पर एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि लालच क्यों नहीं कर सकते? लालच वो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो वो क्यों नहीं सोचेगा कि उसका बिज़नेस चले, सोचेगा वो, ठीक है। तो बिज़नेस चलेगा तो पैसा आएगा। तो ये बात गलत है कि उसे लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन लालच रहेगा तभी तो वो आगे काम करेगा। इसको इसीलिए यहाँ पर गलत बोला गया इसको। सफल होने के लिए उद्यमियों को डैश का होना आवश्यक है, धीरज का। उसके अंदर धैर्य तो होना चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है सफलता प्राप्त करने में। डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, यह इनोवेशन है। ये थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये इनोवेशन है, नवोन्मेष। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है, जहां विचार हो सके और साझा और आकार। देखिए यहाँ पर चौथी बार क्वेश्चन पूछ गया वाला, वो ये पहले वाला ही कि जो उद्यम करता है, मतलब कि जो व्यापार करता है, उद्यम करता है, वो सभी चीज़ों में शामिल होगा। ये भी वही क्वेश्चन है, पर इसमें अलग भाषा का, मतलब अलग तरीके से लिखा गया है। वैसे संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे काम करते हैं? मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देते हैं और देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र बनाते हैं। संगठन उद्यमी नहीं है, लेकिन लोग उद्यमी हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संगठन उद्यमी नहीं है, लेकिन लोग उद्यमी हैं। बिल्कुल सही बात है। संगठन उद्यमी नहीं है, लेकिन लोग उद्यमी हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम एक मानसिकता जो तैयार की जाती है और कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। सही बात है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या हर एक विचार एक संभावित अवसर है? तो बिल्कुल हो सकता है। आपके दिमाग में जो विचार आ रहा है, अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहा है, तो हो सकता है कि उससे एक संभावना निकले, उससे कोई काम स्टार्ट हो सके। कैसे पहचाने कि एक विचार एक संभावित अवसर है कि नहीं है? अब यहाँ पे आ गया, कैसे पहचाने कि एक विचार एक संभावित अवसर है कि नहीं है। तो इसका है, एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब जो आपके दिमाग में आया, कोई बात आपके दिमाग में आई, तो आपको बात सोचनी होगी कि वो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो उस बात को आपको जांचना होगा कि इस काम को करने से किसको फ़ायदा होगा, ठीक है। जो हमारे कस्टमर होंगे उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है, किसी भी विचार को एक संभावित अवसर बनाने के लिए, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे ये गलत लगता है। क्या हर एक विचार एक संभावित अवसर है? ये मुझे लगता है कि गलत होगा यहाँ पर सही दिया गया, पता नहीं क्यों, पर ये गलत हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है।
एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। सही। हमें एक विचार को मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि जो हम पैसे लगाने वाले हैं वो वेस्ट ना हो और लोगों का भला हो, किसी का काम ना बिगड़े, और जो हम सोच रहे हैं कि इससे पैसा आएगा वो पैसा आए कि नहीं आए, मतलब अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, जो हम पैसा लगा रहे हैं उसको बचाने के लिए तो हमें सोचना पड़ेगा और इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। सही बात है, आपको तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलन में बनाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उसके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है और वो भी एक दुकान खोलना चाहता है। उसने एक को खोल लिया, मतलब कि एक दुकान खोल ली उसने, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो है इलेक्ट्रीशियन और उसने खोल ली दुकान किसकी? परचूने की। तो इसीलिए उसको परचूने की दुकान का, किराने की दुकान का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं और उसे काम पता है वाला, तो इसीलिए उससे कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है। और देखिए इसमें एक ऑप्शन ये भी आता है कि उसने ये नहीं देखा कि उसी क्षेत्र में जहाँ उसने दुकान खोली है वहाँ पहले से ही बहुत सारी दुकानें चल रही हैं। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं इसके। कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है, मतलब कि जो कैश इनफ्लो रहता है, कैश जो मार्केट में घूमता रहता है, और नकदी जो बाहर बहती है। ठीक है, सही है, कैश फ्लो से कहते हैं। एक विचार एक अवसर है या नहीं, मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। देखिए आपके दिमाग में कोई विचार आया, अब वो विचार कितने काम का है, कुछ फ़ायदा है कि नहीं उससे, तो इसके लिए अपफ्रंट जो कैपिटल लगाओगे आप, जितना पैसा लगाओगे और R&D करवाओगे वो अधिक होना चाहिए। ये बात नहीं सही नहीं है, मतलब ये बात सही नहीं है कि आपको उसमें ज़्यादा ही पैसा लगाना है। लगाना तो है पर ज़्यादा नहीं लगाना, आप कम भी लगा सकते हो, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा दीजिए, पर ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लगाना है आपको। तो इसीलिए यहाँ पर इसने पूछा है कि अधिक होनी चाहिए, तो ये गलत बात है। आगे ये हो सकता है कि अधिक लगा सकते हो तो सही होता है, अधिक भी लगा सकते हो, कम भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर ज़्यादा ही पैसा लगाओगे, क्योंकि ऐसे तो विचार आते रहेंगे और आप सब पे ज़्यादा पैसा लगाते रहोगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। एक विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी काम आप स्टार्ट करने वाले हो वो भविष्य में वो बढ़ना चाहिए, उसका मतलब कि उसका टाइम चल रहा हो, कोई ऐसा ना हो कि टाइम कुछ और चल रहा है, आप कोई और पुरानी चीज़ ले आ रहे हो जिसका मतलब फैशन ही ख़त्म हो गया, इस टाइप समझ लो आप। ठीक है, जो मतलब मार्केट में चल रही चीज़ें वही होनी चाहिए। एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। सही बात है। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न नहीं होती, मतलब कि उत्पादन का स्तर, अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे आप, देखिए वे लागतें मतलब वो खर्चे जो प्रोडक्शन के स्तर, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने में ज़्यादा फर्क, बदलाव की परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न नहीं होती, मतलब कम टाइम में उनमें कोई अंतर नहीं होगा, उन्हें कहते हैं डायरेक्ट लागत। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पविधि में भिन्न नहीं होती, अलग नहीं होगा, शॉर्ट टाइम में अलग नहीं होगा, लॉन्ग टाइम में अलग होगा, पर शॉर्ट टाइम में उनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष लागत, मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत, विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित रहती है। सही बात है। डैश संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम, ओवरहेड्स,
जिनका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। लागत। कॉस्ट संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, मतलब कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, संसाधन कर रहे हो, उसका एक मौद्रिक मूल्य लागत है, जिसमें सारी चीज़ शामिल होती है। सामग्री हो गया, आपका श्रम हो गया, लेबर जो लगा रहे हो, ओवरहेड्स हो गया, तो खर्चे हो गया, जो अतिरिक्त खर्चे हैं आपके वो हो गए, सब इनको लागत कहते हैं। रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाज़ार जैसी कंपनियों के पास डैश में डिग्री रूपांतरण हैं, नीचे से ऊपर तक। नीचे से ऊपर तक इसमें डिग्री रूपांतरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डैश बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस कथन पर दिखाई देते हैं। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस पर कौन सा आइटम दिखाया जाता है, सामान का मूल्य। आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे किसी चीज़ का, तो वहाँ पर रखोगे ना आप, किसी ने भाई कोई सामान कितने रुपए का बिका है, तो उस सामान का मूल्य तो रखोगे, वो ये है। डैश आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है, सामान का मूल्य। लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल होता है। इन्हें कहते हैं अतिरिक्त। जो वाली कॉस्ट होती हैं जिसमें सैलरी शामिल होती है, बोनस शामिल होता है, बीमा, पेंशन शामिल होता है, वो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, अतिरिक्त होते हैं वो। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। मतलब कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे और जो उसमें लागत बढ़ रही है वो भी बढ़ती जाएगी, तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष सामग्री लागत। भाई सामान ज़्यादा बढ़ाओगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, तो सामग्री की लागत ही बढ़ जाएगी डायरेक्ट। वे लागतें जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं, यानी कि वो ख़त्म हो गई हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने में जो आउटपुट आया उसमें सारी लागत आपकी ख़त्म हो गई, उन्हें क्या, या वो लाभ जिन्हें व्यवसाय प्राप्त कर चुका है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनअपेक्षित लाभ, लागत, अनपेक्षित लागत। ठीक है, जो पूरी तरह ख़त्म हो गई है उन्हें कहते हैं अनपेक्षित लागत, जो पूरी तरह ख़त्म हो गई हैं, या वे लाभ जो प्राप्त कर चुका है। ठीक है। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है? स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। ये किसी भी काम की विशेषता नहीं है। अगर आप आधे रास्ते में छोड़ देते हो किसी भी काम को, तो एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं? सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तो सबसे अच्छे विकल्प यही है, जोखिम लेने वाला होना चाहिए, वो लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए, अनिश्चितता पर कायम रहे, मतलब कि वो लगातार काम करता रहे, सीधी बात ये है। उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने की नए तरीक़ों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर किस विशेषता की चर्चा की गई है? रचनात्मक। उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं। यहाँ पर किस विशेषता की चर्चा की गई है? संचार की, संचार कौशल की। उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यहाँ पर किस विशेषता की चर्चा की गई है? जोखिम लेने वाला होना चाहिए। डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात शोषण करने की क्षमता है, आत्मसात करने की क्षमता। निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, डैश के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी के उपयोग में करता है। इस जगह सही है। जो निरपेक्ष क्षमता होती है वो पूर्व से संबंधित है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि निरपेक्ष क्षमता किस से संबंधित है? तो पूर्व संबंधित है। और संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम होता है, डैश के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी के उपयोग करता है। तो इसे
ये जो कोई ये है लाइन है सही है बिल्कुल। एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता के होने मतलब क्या होना इम्पोर्टेंट है। पूर्व ज्ञान का और भरोसेमंद का देखिए सॉरी होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पूर्व ज्ञान होगा तो इससे क्या होगा कि वो आगे काम अच्छे तरह कर पाएगा, मतलब कि अपेक्षा घटन अच्छा करेगा कठिन को, और विचार में निवेश करने या फिर न करने जैसे निर्णय लेने में मदद करता है उसको। एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरां खोला। देखिए दर्जी है वो और उसने खोला क्या है, होटल खोला एक। लेकिन उसका रेस्तरां ठीक से नहीं चला, आखिर उन्हें इसे बंद ही करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें होटल चलाने का पूर्व ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो दर्जी थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। एक जानकार रसोइये ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला। यहाँ पर देखिए रसोइया ये रसोइया और इसने खोला भी रेस्तरां है, तो बिल्कुल सही खोला इसने। लेकिन व्यवसाय ठीक ठाक नहीं चल रहा था, बाद में इसे बंद करना पड़ा। अब इसके साथ क्या हो गया, तो देखिए हो सकता है कि उसे तकनीकी ज्ञान ना हो कि व्यवसाय किस तरीके से चलाना है, और रसोइया था, उसने एक अपना होटल खोला है, थोड़ा बड़े लेवल पर खोला है, तो हो सकता है उसे ज्ञान ना हो। वहाँ पर बहुत अधिक प्रतियोगी थे, ये भी हो सकता है, और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेन्यू में रचनात्मक नहीं था, तो ये भी हो सकता है। डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखे जाते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कितने कर्जे हैं। 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते थे? नकदी प्रवाह का वितरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सामान्य देनदारी, ये पता नहीं क्या जनरल एंट्री शायद हो गए, और यह है बही खाता आपका लेजर है। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का रिकॉर्ड है, सही बात है। इक्विटी और लायबिलिटीज़ एक बैलेंस शीट में सबसे पहले आती हैं, इसके बाद संपत्ति होती है, सही है बिल्कुल। सही समीकरण का चयन करें। कुल संपत्ति इक्वल टू कुल लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल संपत्ति इक्वल टू कुल लायबिलिटीज़ प्लस में इक्विटी, जितना कर्जा लिया प्लस में जितना आपका पहले से पड़ा था, दोनों को मिलाकर आपकी कुल संपत्ति बनेगी। एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, कैश के बिना। अगर पैसा ही नहीं होगा तो लंबे टाइम तक वो नहीं चल पाएगा। गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया, मतलब कि एडवांस दे दिया। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। एक्यूरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करो, तो उसका लाभ होगा 0, उसका लाभ है 0, क्योंकि 5,000 उसे एडवांस मिल गए थे और गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया है, तो एक्यूरल बेसिस के आधार पर उसका लाभ होगा 0। दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं, सही है। डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है, ये क्वेश्चन द्वारा आ गया है, बैलेंस शीट। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं, ये एक प्राइमरी उद्देश्य है उनका, कि जिन्होंने पैसा लगाया है उनको वो पैसा लौटाया जाए किसी तरह, ठीक है, कमा के। व्यवसाय के प्रमुख निवेशक वस्तुओं क्या है?
श्रम, भूमि, पूंजी व्यवसाय की प्रमुख निवेश वस्तु हैं। व्यवसाय का उत्पादन क्या है? माल और सेवाएं, या तो गुड्स, या तो कुछ फिजिकल प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर कोई सेवा, या फिर कोई मतलब कोई प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर कोई सेवा और सर्विस देगा कोई, तो यही है उसके उत्पादन। व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या हैं? एकमात्र स्वामित्व, भागीदारी और निगम, तीन हो सकते हैं। ये होगा प्रोप्राइटर, ये होगा आपका पार्टनरशिप, और ये होगा आपका कॉरपोरेशन। एकमात्र स्वामित्व मतलब क्या है? मतलब कि प्रोप्राइटर क्या है? जहाँ पर एक ही मालिक होता है, अकेला मालिक होता है, उसी को कहते हैं प्रोप्राइटर। डैश के कई मालिक या साझेदार होते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप, जिसमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के काम चलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। कॉरपोरेशन होता है जहाँ पर बड़ी संख्या में मालिकों की एक साथ होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मालिक। जैसे कि आप पता है कि शेयर निकाला जाता है, तो शेयर का होता है, शेयर एक जिसके पास शेयर होगा तो वो उतने % का मालिक होता है, तो इसमें बहुत सारे मालिक हो जाते हैं किसी कॉरपोरेशन में। लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचानें। पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण बनाना, ये लेखांकन में शामिल नहीं होता। ठीक है। डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। वित्त अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में होता है कि व्यवसाय को किस तरीके का निवेश करना चाहिए। एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं होता। इक्विटी है, जिसके आप जानते हो शेयर निकलते हैं जो, तो शेयर के थ्रू कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, और पर उनको कोई लायबिलिटीज नहीं होती। ये नहीं होता कि उनको पैसा लौटाना है। अगर प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित होती है, एसेट्स में और लायबिलिटीज़ में। बैलेंस शीट में दो चीज़ आती हैं, एक होती है एसेट्स और दूसरी साइड में आता है लायबिलिटीज़। डैश शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही वित्तीय वर्ष के अंत में। बैलेंस शीट तुलक इन्वेंट्री, कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। सही। दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सही बात है, सही है। डैश वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या फिर उपभोग होने की उम्मीद है। मतलब ऐसी संपत्तियां जो एक वर्ष के अंदर ही उनका यूज़ हो जाएगा, या बेची जाएंगी या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसे कहते हैं वर्तमान, करंट एसेट्स। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में कौन सी शामिल होती हैं? तो उसमें आपके ऐसे चीज़ें शामिल होती हैं जो लंबे टाइम से चलती हैं, जैसे आपका संयंत्र हो गया, कोई प्लांट मशीनरी हो गई, बिल्डिंग वगैरह हो गई। ठीक है। वर्तमान संपत्तियों के सामान्य प्रकार क्या हैं? नगद हो गया आपका, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण हो गया, अग्रिम हो गया। डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। राजस्व। शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है। राजस्व कहा जाता है जो शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई है अभी। डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। लाभ और हानि विवरण को, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम विवरण भी कहते हैं। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। गलत है। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? ग्राहक की चिंताओं को समझें, पैडल उत्पाद को बढ़ावा दें। सेवा का वादा
ग्राहक को सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। मात्रा के बारे में और गुणवत्ता के बारे में, मतलब जितना माल आपने मंगाया उतना माल होगा और जो क्वालिटी आपने मांगी है वही क्वालिटी आपको मिलेगी। एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक और जो ग्राहक चाहता है वितरित करता है। सही बात है। हमें ग्राहकों की ज़रूरत की पहचान क्यों करनी चाहिए? किसी वस्तु को खरीदने से पहले खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करने में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पता होगा कि ग्राहक को क्या चाहिए तो हमें उसको वहाँ पर बोल पाएंगे और ग्राहक को संतुष्ट भी कर पाएंगे। इसके बाद है ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। सही है। सक्रिय श्रवण मतलब गुड लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। सही बात है। एक अच्छी बिक्री पिच के लिए पिच की सही संरचना का चयन करता है। हुक एंड उद्देश्य, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। हुक एंड उद्देश्य। सुनना सुनने जैसा ही है, गलत है। सुनना सुनने जैसा ही है, ये गलत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब है डैश आनंद को सुनने को डैश कहा जाता है। प्रश्नात्मक श्रवण। ग्राहक किसी विशिष्ट स्टोर से क्यों खरीदारी कर रहा है? क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद का या फिर सेवा को महत्व देता है जो उसे स्टोर में मिल रही है। मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करती है, किसी दुकान या फिर उत्पाद की सुविधाओं की तरह। सही बात है। सही कथन का चयन करो तो मान ग्राहक परिभाषित करता है। इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान कौन परिभाषित करता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका ग्राहक। और अगला क्वेश्चन है मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। सही बात है। मान कहाँ रहता है? देखिए मैंने बताया था आपको, तो मान रहता है ग्राहक के मन में। ठीक है। डिसाइड भी ये करता है, परिभाषित ये करता है और ग्राहक के मन में रहता है। मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है। ग्राहक और कीमत। डैश हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। कमोडिटाइजेशन। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है? स्पष्ट भेदभाव होता है। ग्राहक को यह समझने में मदद करना कि उन्हें कैसे और कितना फ़ायदा होता है, फिर उसे लाभ का एक हिस्सा मांग रहा है। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। मूल्य निर्माण = मूल्य वितरण = मूल्य पर कब्जा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही क्वेश्चन ऐसे भी सकता है कि सही समीकरण कौन सा है? तो सही समीकरण यही है, मूल्य निर्माण = मूल्य वितरण = मूल्य पर कब्जा। जो मूल्य आपने बनाया है उसी में माल बेचो और फिर उसी को आप रखो, उसी मतलब कब्जा कर लो। दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही ये PDF मिल जाएगी और नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।